स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला के अंतर्गत आप लोगों ने कल अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के पहले पार्ट को कवर कर लिया। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के सेकंड पार्ट को देखेंगे। इसके अंतर्गत जो विभिन्न सूचकांक महत्वपूर्ण है वो देखेंगे। साथ ही साथ यूनेस्को द्वारा जो शहरों को शामिल किया गया है या यूनेस्को ने जो भारत के संदर्भ में शिक्षा की रिपोर्ट दी है ये भी देखेंगे। और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है नोबेल पुरस्कार उसको भी आज कंप्लीट करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक इस श्रृंखला को कंप्लीट नहीं किया है वो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें और एक एक करके वीडियोस को कंप्लीट कर लें ताकि परीक्षा के पूर्व उनकी तैयारी भी हो सके और रिवीजन का प्रॉपर मौका भी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आपका जवाब होगा यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IIPI कहते हैं, ये जारी किया जाता है। और ये कब से जारी किया जा रहा है तो आपका जवाब होगा 2012 से। ठीक है, आगे देखिए। और इस बार 2022 फरवरी में जो रिपोर्ट जारी की गई है ये 10वां संस्करण है। ठीक है, दूसरी बात कि इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो याद रखिएगा भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरी बात कि इसमें विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं ने पार्टिसिपेट किया था और ये 55 अर्थव्यवस्थाएं 50 संकेतकों पर डिपेंड होकर इनकी ये बौद्धिक संपदा और संरचना सूचकांक तैयार किया गया। यदि हम इसमें टॉप रैंकिंग में देखें तो सबसे शीर्ष पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम और तीसरे नंबर पे जर्मनी है। आपको कम से कम टॉप 3 के देश को याद रखना चाहिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में नंबर 1 पर अमेरिका, दूसरे पे यूके और तीसरे पे जर्मनी है। अगला देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। याद रखिएगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया गया तो ये वॉशिंगटन डीसी में एक विचार मंच है, यानी एक थिंक टैंक है जिसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन, ये इसके द्वारा जारी किया गया। दूसरी बात कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कब से जारी किया जा रहा है तो आपका जवाब होगा सर्वप्रथम ये 1995 में जारी किया गया था। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि ये जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है ये कितने व्यापक क्षेत्रों पर केंद्रित है तो आपका जवाब होगा कि ये विश्व के देश की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन जो है ये 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त है और ये क्षेत्र 12 मात्रात्मक और गुणात्मक घटकों के आधार पर विभक्त है। ठीक है, अब इसमें क्या 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं तो पहला है विधि का नियम, दूसरा है सरकार का आकार, तीसरा है नियामक दक्षता और चौथा है खुला बाजार। इन 4 क्षेत्रों के आधार पर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक तैयार किया जाता है। अगली बात कि ये सूचकांक जो है ये 14 फरवरी 2022 को जारी किया गया। इस आधार पर अगर हम इसके संस्करण की बात करें कि इसका कौन सा क्रम है तो इसका क्रम 28वां है। और सबसे पहला कब जारी किया गया था आपने अभी पढ़ा है 1995 में। ये जो सूचकांक तैयार किया गया है ये 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक के बीच के समय अंतराल में जो 184 देशों की जो आर्थिक गतिविधियां हैं या जो इनकी आर्थिक नीतियां हैं इनका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, इस आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो 7 देश सबसे उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर प्राप्त किए हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे सिंगापुर है, उसके बाद स्विट्जरलैंड, फिर आयरलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर लग्जमबर्ग है, ताइवान है और फिर एस्टोनिया है। यहाँ आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये ध्यान रखना है कि सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात इन 7 देशों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जो 50 से 59.9 की कैटेगरी में अंक प्राप्त है इन अर्थव्यवस्थाओं की संख्या कितनी है तो आपका जवाब होगा 57। और इन अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः गैर स्वतंत्र यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में रखा गया। किन देशों को या किन अर्थव्यवस्थाओं को जिनका स्कोर 50 से लेके 59.9 यानी 50 to 59.9 के बीच में है इनको गैर स्वतंत्र यानी कि मोस्टली अनफ्री रखा गया है और भारत भी इसी श्रेणी में शामिल है। ठीक है, दूसरी बात कि भारत के साथ ब्राजील और अर्जेंटीना भी प्रायः गैर स्वतंत्र की श्रेणी में आते हैं। और दूसरी बात यदि आपसे ये पूछा जाए कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है तो आपका जवाब होगा 131वां स्थान है, यानी 131 स्थान। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना होगा। अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जो है ये विभिन्न विश्व के देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार के स्तर है उनके तुलनात्मक अध्ययन को ये प्रस्तुत करता है।
साथ ही साथ अगर ये पूछा जाए कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपका जवाब होगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है। ये इसके द्वारा जारी किया जाता है, यानी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट है ये 1995 से प्रतिवर्ष जारी की जाती है और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, सीपीआई, यानी करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, ठीक है, यानी सीपीआई के नाम से जानते हैं इसको। जो 2022 का संस्करण है, जो 2022 में रिपोर्ट आई भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 की, ये कब आई, तो ये आई 25 जनवरी 2022 को। और कौन सी ये वार्षिक रिपोर्ट है, तो आपका जवाब होगा 27वीं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक रिपोर्ट 2021 जारी हुई। दूसरी बात कि इसमें कितने देश शामिल हैं, तो आपका जवाब होगा 180 देश इसमें शामिल हैं। यदि इसमें हम अंकों की बात करें तो इसमें 0 से लेकर 100 तक अंक दिए जाते हैं। 0 का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट और 100 का मतलब होता है सर्वाधिक ईमानदार, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात कि इस बार की रिपोर्ट में कोई भी देश 100% अंक प्राप्त करने में सफल नहीं रहा, ठीक है, और इस सूचकांक में डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड 88 अंकों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। यानी समराइज कर दें तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में यदि पहले स्थान पर देखा जाए तो संयुक्त रूप से डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड आता है, ठीक है। अब हम अगर भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान 85वां है, ठीक है, यानी 85 है। और अगर हम भारत के स्कोर की बात करें तो भारत का स्कोर है 40, ठीक है, और भारत के साथ साथ मालदीव भी संयुक्त रूप से 85वें रैंक पर है। अगर हम सबसे अंतिम स्थान पर बात करें तो सबसे अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान आता है, ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना होगा। अगला है दुर्गा पूजा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। याद रखिएगा कि एक अंतर सरकारी समिति की 16वीं वार्षिक बैठक जो 13 से 18 दिसंबर 2021 के बीच ऑनलाइन संपन्न हुई, इस बैठक में कुल 47 नई विरासतों को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। कितनी नई विरासतों को, 47 यानी 47। अगली महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनको शामिल करने के बाद वर्तमान समय में अब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 140 देशों के 630 विरासत सूची शामिल हो गई हैं, यानी अब इसमें सूची में 630 विरासतें शामिल हो गई हैं। याद रखिएगा जो 16वीं वार्षिक बैठक हुई, इसी बैठक में कोलकाता की दुर्गा पूजा को भी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। और जो दुर्गा पूजा शामिल हुआ है ये भारत की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, यानी इसके पूर्व 13 भारतीय परंपराएं भी इसमें शामिल हैं। आइए जरा उनको भी देख लेते हैं। पहला है रामलीला, जो कि रामायण की एक परंपरागत प्रस्तुति है जिसको 2008 में शामिल किया गया। दूसरे नंबर पे वैदिक मंत्रोच्चार है जिसको 2008 में लिया गया। अगला है कुट्टी यत्तम, ये जो कुट्टी यत्तम है ये संस्कृत नाट्यकला है जिसको 2008 में लिया गया। अगला है रम्मन, रम्मन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव है और अनुष्ठानिक रंगमंच है जिसको 2009 में लिया गया। अगला है मुंडी येट्टू, ये केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच है और नृत्य नाटक है जिसको 2010 में लिया गया। अगला है कालबेलिया, ये जो कालबेलिया है ये राजस्थान का लोकगीत है और नृत्य है जिसको 2010 में लिया गया। अगला नाम है छऊ नृत्य का, जो पूर्वी भारत में एक परंपरागत नृत्य है जो मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, इसको 2010 में शामिल किया गया। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार जो ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र में यानी जम्मू कश्मीर में ये प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का पाठ है, इसको 2012 में शामिल किया गया। यदि हम अगला देखें तो संकीर्तन है, ये मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन है जो ढोल वादन के साथ नृत्य के साथ होता है, ये भी 2013 में शामिल किया गया। अगला है पंजाब के जडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा जो पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे पर बनाए गए बर्तनों पर जो शिल्प कला है उसको 2014 में शामिल किया गया। योग को 2016 में शामिल किया गया। नवरोज को यानी जो नव वर्ष पर उत्सव मनाया जाता है इसको 2016 में शामिल किया गया। साथ ही साथ 13वें नंबर पे कुंभ मेला आता है जिसको 2017 में शामिल किया गया और इस बार 14वें नंबर पे कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि आप ये 13 के 13 14 नाम याद मत रखिए, एक बार आपने इसको सुन लिया ना तो आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि नहीं ये मैंने वहां पर सुना था इस बात को, ठीक है। आपको याद रखना है कि 14वें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कोलकाता के दुर्गा पूजा को शामिल किया गया, ठीक है। अगला देखिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये टाइम पत्रिका के द्वारा जारी किया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइम पत्रिका की स्थापना कब हुई, तो 1923 में हुई। ये बात हो गई टाइम पत्रिका की। अब टाइम पत्रिका द्वारा जो ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का सूची जारी होती है ये 1927 से प्रतिवर्ष जारी की जाती है
और 1927 में जो पहला पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया, जिसको उस समय मैन ऑफ द ईयर के नाम से जाना जाता था, ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया चार्ल्स लिंडबर्ग को। ठीक है, ये किसको दिया गया? चार्ल्स लिंडबर्ग को। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले और एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें 1930 में टाइम्स पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हालांकि 2014 और 16 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर्स पोल्स विजेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घोषित हो चुके हैं। आगे देखिए, 13 दिसंबर 2021 को ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 रिपोर्ट आ गई और 2021 में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। याद रखिएगा, नाम क्या है? एलन मस्क। ये जो एलन मस्क है, ये अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ हैं। साथ ही साथ एक विद्युत वाहन कंपनी है अमेरिकन, उसका नाम है टेस्ला इंक, उसके भी ये सीईओ है। एलन मस्क ने 3 देशों की नागरिकता ले रखी है। कहाँ कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और कनाडा की। यदि एलन मस्क की बात कर लें तो फोर्ब्स पत्रिका ने 2021 में एलन मस्क को $300 बिलियन संपत्ति वाला विश्व का सबसे पहला व्यक्ति घोषित किया। ठीक है, इसके साथ ही साथ इस रिपोर्ट में 3 और बातें कही गई हैं कि हीरोज ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? एक वैक्सीन वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? मिरेकल वर्कर्स, ये इनको दिया गया हीरोज ऑफ द ईयर। वहीं पर अगर एंटरटेनर ऑफ द ईयर की बात की जाए तो ये ओलिविया रोड्रिगो को दिया गया, ये भी अमेरिकी गायिका है। और अगर एथलीट ऑफ द ईयर की बात की जाए तो ये सिमोन बाइल्स को दिया गया, ये अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। इस प्रकार से आपने पर्सन ऑफ द ईयर जो टाइम पत्रिका द्वारा जारी किया जाता है, ये आपने कंप्लीट कर लिया। आगे देखिए, आगे दिया है वर्ड ऑफ द ईयर 2021। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2021 के लिए वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, जो हमने कम्युनिटी टैब में ये प्रश्न पूछा भी था। अगला है कि मेरियम वेस्टर डिक्शनरी में किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो वर्ड है वैक्सीन। ये किसके द्वारा? मेरियम वेस्टर डिक्शनरी द्वारा। यदि हम कॉलिंस डिक्शनरी की बात करें तो वर्ड ऑफ द ईयर एनएफटी को चुना गया। एनएफटी का फुल फॉर्म नॉन फंजिबल टोकन है। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा कि यदि अगर हम कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करें तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने परसिवरेंस को वर्ड ईयर ऑफ घोषित किया, यानी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया किसको? परसिवरेंस को। किसने? कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा। इतनी बात को आपको याद रखना होगा। अगला पॉइंट है वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021। याद रखिएगा, ये जो वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 है, जिसको आप ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, ये इसमें 195 देश में स्वास्थ्य सुरक्षा और संबंध क्षमताओं का व्यापक आकलन प्रस्तुत किया जाता है। और ये 195 देश अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय के पक्षकर हैं जो 2005 से संबंधित है। यानी जो 195 देश जो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में शामिल हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय 2005 के पार्टीज भी हैं। और 8 दिसंबर 2021 को ये वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी हुई। ये सूचकांक रिपोर्ट दूसरा संस्करण है। दूसरी बात, अगर ये पूछा जाए कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपका जवाब होगा कि ये न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NTI कहते हैं, और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटीज एट द ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के सहयोग से इसको जारी किया। ठीक है, यानी इन दोनों लोगों ने इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट के सहयोग को प्राप्त करते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जारी किया। किन 2 लोगों ने? तो न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी एट द ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। और ये जो सूचकांक जारी किया गया, ये 6 श्रेणियों में 37 संकेतकों पर आधारित, और इसमें 171 प्रश्न हैं। इनके आधार पर यह जारी हुआ। ये जो 6 श्रेणी हैं, ये कौन कौन सी हैं? इनको बस केवल एक बार सुन लीजिए। ये रोकथाम है, पहचान और रिपोर्टिंग है, त्वरित प्रक्रिया है, स्वास्थ्य प्रगति है, और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन है, और जोखिम सूचकांक, जोखिमपूर्ण पर्यावरण है। ये 6 श्रेणियां वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में आती हैं। यदि हम इस सूचकांक में शीर्ष देशों की बात करें तो इसमें जो टॉप 3 पर देश हैं उनको जरा देख लीजिए। यूएसए नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और तीसरे नंबर पे फिनलैंड है। यानी टॉप 3 याद रखिएगा कि वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में नंबर 1 पे यूएसए, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे फिनलैंड है। और यदि हम अंतिम रैंकिंग की बात करें तो सोमालिया सबसे अंतिम में 195 रैंक पर है, और 193 पे कौन है? यमन है। आप यहाँ पे सोमालिया को याद रखिएगा कि ये 195 पे। अब भारत के संदर्भ में बात कर ली जाए तो भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 66वें स्थान प्राप्त किया है, और स्कोर कितना है भारत का? 42.8 है।
यदि हम दक्षिण एशियाई देशों में भारत की स्थिति को देखें तो भारत स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से दक्षिण एशियाई देशों में पहले स्थान पर है। इतनी बात को आपको वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में याद रखनी है। अगला है विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं। याद रखिएगा, ये रिपोर्ट फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 7 दिसंबर 2021 को जारी की गई और ये 18वां संस्करण है। ठीक है। दूसरी बात कि यदि पूछा जाए कि इस सूची में सर्वोच्च स्थान पर कौन है, तो अमेजॉन के जो संस्थापक जेफ बेजोस, उनकी पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट को 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सर्वोच्च स्थान दिया गया। किसको? मैकेंजी स्कॉट को। दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। और यदि हम तीसरे स्थान पर बात करें तो तीसरे स्थान पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लैगार्ड हैं। इन तीनों लोगों के नाम को आपको याद रखना होगा। अगला देखिए, यदि हम इसमें सबसे युवा महिला को देखें कि कौन सबसे इस सूची में सबसे युवा महिला है, तो उनका नाम है टेलर स्विफ्ट। ये जो टेलर स्विफ्ट हैं ये यूएसए की हैं और ये सबसे युवा हैं। यदि हम सबसे उम्रदराज देखें तो सबसे उम्रदराज क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय हैं जो यूके की हैं और इनकी एज कितनी है? 95। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें कि इस सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं, तो याद रखिएगा कि 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। इसमें 37वें नंबर पे निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं और 52वें नंबर पे रोशनी नाडार हैं जो एचसीएल की सीईओ हैं। 72वें नंबर पे किरण मजूमदार हैं जो कि बायोकॉन की संस्थापक हैं और 88वें नंबर पे नायका हैं, ये 88वें नंबर पे फाल्गुनी नायर हैं जो कि नायका की संस्थापक है। ठीक है, ये आपने देख लिया यहाँ पर। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी का 37वां स्थान जरूर याद रखिएगा। ये 4 ही महिला हैं, इसलिए आप यदि चारों लोगों का अगर क्रम याद रखें तो ये सबसे अच्छा रहेगा। अगला है मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया। अब बात उठती है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुई, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 2015 में ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई। अब ब्रिक्स देश में कौन है, तो ब्रिक्स देश की स्पेलिंग क्या होगी? BRICS। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, नाम रटना नहीं है, केवल ब्रिक्स का फुल फॉर्म कर देना। ठीक है। दूसरी बात कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है मिस्र, ये कब बना, तो ये दिसंबर 2021 में ये नए सदस्य के तौर पर बना। एक बात और याद रखिएगा कि सितंबर 2021 में बैंक द्वारा नए सदस्यों की विस्तार की प्रक्रिया शुरू की गई और इस प्रक्रिया के तहत बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको एनडीबी कहा जाता है, इसके नए सदस्य के तौर पर शामिल हुए। उसके बाद अब चौथे सदस्य के तौर पर मिस्र एनडीबी में शामिल हो गया। यदि पूछा जाएगा कि पहले 3 कौन सदस्य बने, तो आपका जवाब होगा बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, और चौथा सदस्य कौन बना एनडीबी का, तो आपका जवाब होगा मिस्र। अगला देखिए, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021, जिसको आप कहते हैं EIU। EIU का फुल फॉर्म क्या है, तो EIU का फुल फॉर्म है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, ये दिसंबर 2021 में रिपोर्ट आई। और एक बात और याद रखिएगा कि ये अर्धवार्षिक सर्वेक्षण है। ठीक है, कौन सा? वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021। इसमें कितने शहर शामिल हैं, तो आपका जवाब होगा इसमें 173 शहर शामिल हैं। अब बात उठती है कि नंबर 1 पर कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को सबसे कीमत के आधार पर आधार शहर के तौर पर चिन्हित किया गया। यानी न्यूयॉर्क को कीमत के आधार पर आधार शहर के तौर पर चिन्हित किया गया। और दूसरी बात कि यदि हम बात करें कि सबसे सस्ता शहर कौन सा है, अभी नीचे महंगे शहर की लिस्ट है, उसको देखा जाएगा। पहले बात करते हैं कि सबसे सस्ता शहर कौन है, तो सबसे सस्ता शहर सीरिया की राजधानी दमिश्क है। दूसरी बात, अहमदाबाद गुजरात को सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि यदि हम 173 शहरों में देखें तो अहमदाबाद की रैंकिंग कितनी है? 167वीं, यानी 167 है। यहां क्लियर कर दें, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि टोटल 173 शहर हैं जिसमें अहमदाबाद की रैंकिंग 167 है, लेकिन अगर हम सबसे शीर्ष 10 सस्ते शहर की बात करेंगे तब अहमदाबाद भी उस सूची में शामिल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, आप दे रहा है कि विश्व के जो 10 महंगे शहर, अभी तो आपने देख लिया कि सीरिया की राजधानी दमिश्क सबसे सस्ता शहर है और भारत का अहमदाबाद भी शीर्ष 10 में शामिल है। यदि हम विश्व के 10 महंगे शहर की बात करें तो जो शहर है उस पहले नंबर पे सबसे महंगा, उसका नाम है तेल अवीव। ये जो तेल अवीव है ये इजराइल का शहर है, नंबर 1 सबसे महंगा है। दूसरे नंबर पे पेरिस और सिंगापुर को कंबाइंड तौर पर, संयुक्त तौर पर दूसरा रैंक दिया गया है। पेरिस फ्रांस से है और सिंगापुर में ही। ठीक है, और अगर हम बात करें ज्यूरिक की,
तो ये स्विट्जरलैंड का मांगा है। उसके बाद हांगकांग है जो चीन का मांगा है। यहाँ पे आप पहला और दूसरा निश्चित तौर पे याद रखेंगे, और निश्चित तौर पे पहला तो जरूर याद रखेंगे, तेल अवीव इजराइल से। अगला देखिए, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021। ये जो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021। दूसरी बात, ये कब जारी की गई, तो आपका जवाब होगा दिसंबर 2021 में। अगर ये पूछा जाए कि किसके द्वारा जारी की गई, तो आपका जवाब होगा IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा इस विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 को जारी किया गया। दूसरी बात, इसमें क्या किया जाता है इस रैंकिंग में, तो इसमें किसी देश की अपनी घरेलू प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोकने की क्षमता का भी आकलन किया जाता है। इतनी बात समझ रहे हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 के बारे में। अब जरा ये देखिए कि इस रैंकिंग में 3 महत्वपूर्ण कारक हैं, यानी 3 फैक्टर पर आधारित है। कौन सा? पहला है निवेश और विकास, यानी इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। दूसरा है तत्परता, यानी रेडिसनेस, और अगला है अपील, यानी कि अपील। ये 3 ऐसे कारक हैं जिनके आधार पर विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 तैयार की जाती है। आगे देखिए, और इन 3 कारकों को 31 मानदंड जो हैं इसमें शामिल किए गए। यानी इन 3 कारकों में कितने मानदंड हैं, तो 31 मानदंड शामिल हैं। दूसरी बात कि यदि हम ये बात करें कि इसमें कितनी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में, तो आपका जवाब होगा 64 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ठीक है। दूसरी बात कि यदि हम रैंकिंग की प्रवृत्ति को देखें तो मध्य और पूर्वी यूरोपीय देश विश्व में सबसे अधिक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा में बने हुए हैं, और ये किसके मध्य की बात हो रही है, 2017 से लेके 21 तक में। ठीक है। यदि हम शीर्ष रैंकिंग वाले देशों की बात करें तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग में नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है, 2021 की बात हो रही है। दूसरे नंबर पे स्वीडन है और तीसरे नंबर पे लग्जमबर्ग है। ठीक है। आपको इन 3 देश और वो भी 2021 का ही देखना है। अगला है अंतिम रैंकिंग की बात करें तो अंतिम रैंकिंग 64वीं है, इसमें वेनेजुएला है, 63वीं रैंकिंग पे दक्षिण अफ्रीका है और 62वीं रैंकिंग पर पेरू है। यदि हम भारत की चर्चा कर लें तो 64 देशों की इस सूची में भारत का स्थान 56वां है। यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, तो आपका जवाब होगा 56वां स्थान है। अगला है बारबाडोस, जो है ये विश्व का नवीनतम गणराज्य बन गया है। ये बारबाडोस जो है ये दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपी देश है। और बारबाडोस की राजधानी क्या है, तो आपका जवाब होगा ब्रिज टाउन। क्या नाम है इसकी राजधानी का, ब्रिज टाउन। अगर इसके उत्तर में देखेंगे आप तो सेंट लूसिया है। यदि इसके दक्षिण में देखेंगे तो त्रिनिदाद और टोबैगो है, और अगर पश्चिम में देखेंगे तो सेंटर विसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस स्थित है। और अगर हम जरा बारबाडोस के पास्ट की बात करें तो ये 1625 में ब्रिटिश उपनिवेश बना, और 30 नवंबर 1966 को बारबाडोस को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, और वो 1966 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना, यानी कॉमनवेल्थ का सदस्य बना। राष्ट्रमंडल सदस्य वो लोग होते हैं जो पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश में शामिल थे। तो ये 1966 में बना, और ये जो बारबाडोस कैरेबियन समुदाय का जो अंग है इसका गठन कब हुआ था, तो आपका जवाब होगा 1973 में कैरेबियन समुदाय का गठन हुआ था। अब जरा आइए इस बार जो नई डेवलपमेंट हुई है बारबाडोस के बारे में उसको देख लेते हैं। 30 नवंबर 2021 को बारबाडोस विश्व का नवीनतम गणराज्य बन गया। और एक बात और याद रखिएगा, इसके साथ ही 396 वर्षों के ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो गई। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है बारबाडोस के संदर्भ में, कि अब आधिकारिक तौर पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय बारबाडोस की राष्ट्र प्रमुख नहीं होंगी। अब इनके और लेकिन बारबाडोस राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा। यदि हम बात करें बारबाडोस के प्रथम राष्ट्रपति की तो सैंड्रा मेसन जो है ये बारबाडोस की प्रथम राष्ट्रपति बनी। याद रखिएगा ये जो सैंड्रा मेसन है ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व बारबाडोस की अंतिम गवर्नर थी और देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रही थी। यदि हम और इसके पास्ट में देखें ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तो 1992 में मॉरिशस के बाद गणराज्य बनने वाला बारबाडोस पहला पूर्वी ब्रिटिश उपनिवेश है। यानी 1992 के बाद ये अब बना है बारबाडोस। यदि हम 1992 के पहले की बात करें तो बारबाडोस का जो पड़ोसी कैरिबियाई द्वीपीय देश है जिसका नाम गुयाना है ये 1970 में, त्रिनिदाद और टोबैको जिसको अभी आपने पढ़ा कि ये बारबाडोस के दक्षिण में है, ये कब बना था तो ये 1976 में, और डोमिनिका जो है ये 1978 में गणराज्य बने थे। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सैंड्रा मेसन का नाम जो बारबाडोस की प्रथम राष्ट्रपति बनी है। अगला है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021।
याद रखिएगा ये जो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक है ये 4 कारकों पर आधारित है। अब ये 4 कारक कौन कौन से हैं? तो सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत, दूसरा है सरकार और सिविल सेवा में पारदर्शिता, तीसरा है रिश्वत प्रतिरोध तंत्र और उसका प्रवर्तन, और अगला चौथा है अंतिम पॉइंट जो है कि मीडिया की भूमिका सहित नागरिक समाज की निगरानी हेतु क्षमता। ये 4 कारकों पर आधारित वैश्विक रिश्वत सूचकांक 2021 जारी किया गया। याद रखिएगा जिस जिस देश को 1 अंक प्राप्त होगा वो सबसे कम जोखिम होगा, और जिसको 100 अंक प्राप्त होगा उसका मतलब है कि वहां पर जोखिम उच्चतम है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है करा कि 17 नवंबर 2021 को वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 जारी हुआ। और एक बात अगर ये पूछी जाए कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपका जवाब होगा रिश्वत रोधी मानव निर्धारक संगठन, जिसका नाम है ट्रेस, TRACE, इसके द्वारा वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया गया। दूसरी बात अगर ये पूछा जाए कि इस रिपोर्ट में कितने देश शामिल हैं, तो आपका जवाब होगा 194। यदि हम टॉप 3 देशों की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर डेनमार्क, दूसरे पे नॉर्वे और तीसरे पे स्वीडन है। किसमें? वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में। अगर इनके स्कोर को आप देख रहे हैं तो क्रमशः 2, 5 और 7 है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? अभी हमने आपको बताया था कि जो 1 नंबर होगा जिसको मिलेगा वो सबसे कम जोखिम है, तो ये अंक नंबर 1 से नजदीक है, यानी इनके यहाँ पर सबसे कम जोखिम है। ठीक है, अगली बात देखिए, यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की रैंकिंग कौन सी है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में? तो आपका जवाब होगी 82वीं रैंकिंग है, यानी 82 रैंकिंग है। और स्कोर कितना मिला भारत को? तो स्कोर मिला है 44। ठीक है, इतनी बात इसमें आपको याद रखनी है। अगला है लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021। ये लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021 जो है ये विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठन है जिसका नाम है लेगाटम इंस्टीट्यूट। ये इसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है लेगाटम समृद्धि सूचकांक। दूसरी बात कि ये जो लेगाटम इंस्टीट्यूट ये लंदन स्थित लेगाटम कंपनी का एक संगठन है। और अगर हम ये बात करें कि ये कौन सा संस्करण है, तो आपका जवाब होगा कि ये 15वां लेगाटम समृद्धि सूचकांक है, और इसमें 7 क्षेत्रों में 167 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा कि ये 3 कार्यक्षेत्र, 12 स्तंभों और 300 संकेतकों पर आधारित है। और यदि हम 2021 में सूचकांक में शीर्ष देशों की बात करें तो सबसे शीर्ष पर कौन है? डेनमार्क, दूसरे पे कौन है? नॉर्वे, और तीसरे पे कौन है? स्वीडन। ठीक है, ये टॉप 3 के देश हैं। अब एक बात आपको याद आ रही है कि नहीं? अभी आपने पढ़ा है कि वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में डेनमार्क नंबर 1 पे, दूसरे पे नॉर्वे और तीसरे पे स्वीडन है। और लेगाटम समृद्धि सूचकांक में भी डेनमार्क नंबर 1 पे, नॉर्वे दूसरे नंबर पे और स्वीडन तीसरे नंबर पे, यानी इनको दोनों को आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अगली बात देखें भारत के संदर्भ में, तो भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में शामिल है और इसकी रैंकिंग कितनी है? तो 101 है, यानी लेगाटम समृद्धि सूचकांक में 101 रैंकिंग है। देखिए 101 हिंदू धर्म में बड़ा शुद्ध माना जाता है, और यहाँ पर लेगाटम समृद्धि से संबंधित है, तो समृद्धि 101 ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। दूसरी बात कि यदि हम 2020 की बात करें तो इसमें भारत का स्थान 103 था। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम इस सूचकांक के आधार पर क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र समृद्धि की, तो लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021 में उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। ठीक है, अभी तक आप देश देख रहे थे, ये क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। याद रखिएगा ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, जिसको इंग्लिश में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म हुआ CCPI, ये विभिन्न देशों में जलवायु संरक्षण संबंधित प्रयासों का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। दूसरी बात कि ये इस सूचकांक का प्रकाशन जो है ये वार्षिक रूप से 2005 से किया जा रहा है, और इसमें 60 देश और यूरोपीय संघ जो है शामिल हैं। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना है। और ये जो 2021 की रिपोर्ट है, 2022 की जो रिपोर्ट है, ये कब आई? तो ये 9 नवंबर 2021 को COP26 के दौरान क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया। बात समझ में आ गई? यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का संबंध कब से है? COP26 से। और किसके द्वारा ये संयुक्त रूप से जारी की गई? तो आपका जवाब होगा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, जिसको CAN के नाम से जानते हैं, और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के संयुक्त पहल से इसे जारी किया गया। यदि हम इसके क्रम की बात करें तो ये 17वां संस्करण है। दूसरी बात कि ये 4 श्रेणियों में और 14 संकेतकों पर आधारित है। ये 4 श्रेणियां कौन सी हैं? इसको सुन लीजिए। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, तीसरा है ऊर्जा उपयोग, और चौथा है जलवायु नीति। इन 4 श्रेणियों के आधार पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया। दूसरी बात, यदि हम बात करें
इस रिपोर्ट की, तो इसमें शीर्ष 3 स्थान पर कोई देश आ ही नहीं पाया। क्यों नहीं आ पाया भाई? क्योंकि जो पेरिस समझौते में ये डिसाइड किया गया था कि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको सीमित करना है, उस क्षेत्र में कोई अग्रसर ही नहीं हो पाया। इसलिए पहले 3 स्थान पर किसी को भी नहीं रखा गया। ठीक है, अगला देखिए, यदि हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क सर्वोच्च रैंक में चौथे स्थान पर शामिल है। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि पहले 3 स्थान पर कोई है ही नहीं। यदि हम कजाकिस्तान की बात करें तो इस सूचकांक में सबसे अंतिम है, यानी उसका स्थान कौन सा है? 64वां। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत का स्कोर कितना है? तो 69.20 है। याद रखिएगा 2020 में भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां स्थान। यदि हम CCPI के 2022 में शीर्ष की बात करें तो अभी आपने डेनमार्क तो पढ़ लिया है, डेनमार्क चौथे स्थान पर है, 5वें पे स्वीडन है और 6वें पे नॉर्वे है। इस बात को याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला है वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक 2021। ये जो वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक 2021 है, ये प्रत्येक देश के राष्ट्रीय स्तर की औषधीय नीतियों का दस्तावेजीकरण और मापन और मूल्यांकन के अध्ययन करता है। ठीक है, दूसरी बात कि यदि हम ये पूछें कि ये किसके द्वारा जारी किया गया वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक, तो आपका जवाब होगा हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा इसको जारी किया गया। कब जारी किया गया? तो आपका जवाब होगा 8 नवंबर 2021 को। किसके द्वारा? हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। अगला देखिए कि ये कह रहा है 5 आयामों पर यह आधारित है और 75 नीतिगत संकेत इस पे शामिल है। दूसरी बात याद रखिएगा कि इस सूचकांक में विश्व के लगभग सभी देशों में फैले 30 देशों का प्रदर्शन सूचकांक इसमें शामिल है, यानी कि 30 देशों में भारत की अगर रैंकिंग पूछी जाए तो 18वीं है। और यदि शीर्ष 5 की रैंकिंग पर देखें तो नॉर्वे नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पे पुर्तगाल, चौथे नंबर पे यूके और 5वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। यानी वैश्विक ड्रग नीति में नंबर 1 पर कौन है? तो आपका जवाब होगा नॉर्वे। और भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 18वां है। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हुआ है कौन? श्रीनगर। अभी हमने स्टार्टिंग में इंट्रो में इस बात को बताया था। यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क, जिसको आप UCCN यूनेस्को कहते हैं, ये 2004 में लॉन्च हुआ था, पहली बात। दूसरी बात कि यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क को 2004 में लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे कि ऐसे शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जिन्होंने अपने सतत शहरी विकास के लिए रचनात्मकता को एक रणनीति का घटक माना। ठीक। दूसरी बात कि यदि ये पूछा जाए कि ये शहर नेटवर्क जो है यूनेस्को का रचनात्मक शहर नेटवर्क, ये कितने रचनात्मक क्षेत्रों को शामिल करता है? तो ये 7 रचनात्मक शहर क्षेत्रों को शामिल करता है। अब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? याद होना चाहिए आपको, हस्तशिल्प और लोक कलाएं, दूसरा है डिजाइन, तीसरा है फिल्म, चौथा है पाक कला और 5वां है राष्ट्रपति और 6वां है मीडिया आर्ट एवं 7वां है संगीत। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि 7 रचनात्मक क्षेत्र हैं यूनेस्को रचनात्मक नेटवर्क में। ठीक है, अब हम आगे देखें तो ये जो रिपोर्ट है ये जारी हुई 8 नवंबर 2021 को, जिसमें विश्व भर के 49 यानी 49 शहर को शामिल किया गया। किसमें? रचनात्मक शहर नेटवर्क में। दूसरी बात कि ये जो 49 शहर शामिल कर लिए गए, तो अब कुल 90 देशों में 295 शहर हो गए हैं इस नेटवर्क में। और भारत को अगर देखा जाए तो भारत के 6 शहर शामिल हैं इसमें। ठीक है, यानी 8 नवंबर 2021 को जब यूनेस्को ने यह घोषणा की तो श्रीनगर की यूनेस्को ने कहा कि ये रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल हो गया है। तो ये किस रचनात्मक शहर के किस क्षेत्र में शामिल हुआ है? अभी आपने जो 7 क्षेत्र पढ़े हैं तो उसमें श्रीनगर को किस क्षेत्र में रखा गया? तो आपका जवाब होगा कि शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में। ठीक है, दूसरी बात कि अगर ये 6वां शहर है तो इसके पूर्व के 5 शहर कौन से हैं? तो पूर्व में मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, वाराणसी और जयपुर को शामिल किया गया है यूनेस्को की रचनात्मक शहर के नेटवर्क में। अगर हम मुंबई को देखें कि किस रचनात्मक क्षेत्र में है, तो ये फिल्म क्षेत्र में है, जो अभी आपने 7 क्षेत्र देखे थे। हैदराबाद पाक कला के क्षेत्र में है। वहीं अगर हम चेन्नई की बात करें तो ये संगीत के क्षेत्र में है। जयपुर की बात करें तो ये हस्तशिल्प और लोक कला में, यानी जिसमें श्रीनगर को शामिल किया गया। यानी अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि श्रीनगर के अलावा हस्तशिल्प और लोक कला के क्षेत्र में कौन सा शहर शामिल है पहले, तो आपका जवाब होगा जयपुर। अगला है कि वाराणसी को संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया। याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। अगला है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। ये जो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 है, ये इसका प्रकाशन कब से है? तो ये इसका प्रकाशन 2009 से है। अगर ये पूछा जाए कि ये किसके द्वारा जारी की गई, तो ये QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है
इसका प्रकाशन 2009 से जारी हुआ, किसके द्वारा? क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी द्वारा। और अगर हम ये बात करें कि इसमें रैंकिंग में क्या होता है, तो इसमें प्रतिवर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालय पर प्रकाश डाला जाता है। और ये अगर 2 नवंबर 2021 को जो आई रिपोर्ट, इसके आधार पर इसका क्रम देखें तो इसका क्रम कौन सा है? 14वीं रिपोर्ट है। ठीक है, इतनी बात आपने देखी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अगला है, इस रैंकिंग में देश भर के कुल 18 देशों के 686 संस्थानों को शामिल किया गया। दूसरी बात, यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसमें सबसे नंबर 1 पर कौन है विश्वविद्यालय जिसके सबसे ज्यादा शामिल हुए हैं, तो आपका जवाब होगा चीन। यानी चीन के सबसे ज्यादा 126 विश्वविद्यालयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। वहीं दूसरे नंबर पे भारत है जिसके 116 विश्वविद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया। तीसरे नंबर पे जापान है जिसके 108 विश्वविद्यालयों ने इस क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में पार्टिसिपेट किया। यदि हम ये बात करें कि नंबर 1 पर कौन है इस रैंकिंग में, तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NUS के नाम से जानते हैं, वो लगातार चौथी बार एशिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी शामिल हुई है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत एशियाई रैंक में 42वें नंबर पर IIT बॉम्बे है जो महाराष्ट्र में है। एशियाई रैंकिंग में 45वें स्थान पर दिल्ली है। 54वें स्थान पर IIT मद्रास है जो कि तमिलनाडु में है। और 56वें नंबर पे IISc बेंगलुरु है जो कर्नाटक में है, ये 56 स्थान पर है। और वहीं अगर हम IIT खड़गपुर की बात करें तो पश्चिमी बंगाल में ये है और ये 60वें नंबर पर है। ठीक है, यानी इस प्रकार आपने एशियाई रैंक में भारत के भी विश्वविद्यालय की रैंकिंग देख ली है। आगे देखिए, अगला है टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021। याद रखिएगा, इसमें विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग जो है, जिसको आप इंग्लिश में वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग कहते हैं, ये सर्वप्रथम 2011 में जारी हुआ था। और इसके तहत वैश्विक प्रतिष्ठा के आधार पर वैश्विक जो विश्वविद्यालय हैं उनको रैंकिंग प्रदान की जाती है। ये रिपोर्ट जो आई ये 27 अक्टूबर 2021 को आई। ठीक है, अब इसमें एक बात और याद रखना है, ये रैंकिंग जो है टाइम हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग जो है ये 11वां संस्करण है जो 27 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इस रैंकिंग में जो सर्वेक्षण किया गया वो नवंबर 2020 से फरवरी 2021 के मध्य आधारित है। दूसरी बात कि इस रैंकिंग में 29 क्षेत्र हैं और 202 विश्वविद्यालय। यदि हम टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग में शीर्ष स्थान के संस्थान की बात करें तो यूएस का हार्वर्ड विश्वविद्यालय लगातार 11वीं बार शीर्ष स्थान पर कायम है। वहीं हम अगर एशिया की बात करें तो एशिया के एकमात्र संस्थान जो कि चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय है, ये टॉप 10 में शामिल है। अगर हम 2021 में भारत के संस्थानों की बात करें तो भारत के 4 संस्थान शामिल हैं, जिसमें IISc जिसको भारतीय विज्ञान संस्थान कहा जाता है बेंगलुरु, ये एकमात्र ऐसा भारतीय संस्थान है जो टॉप 100 में शामिल है। वहीं अगर 3 अन्य संस्थानों की बात कर लें तो IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली है और IIT मद्रास है। ठीक है, दूसरी बात कि यदि हम टॉप संस्थानों की बात करें तो अभी आपने पढ़ा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो कि USA में है, ये 11वीं बार लगातार शीर्ष स्थान पर है, तो इस बार भी 2021 में है। दूसरी बात कि यदि हम बात करें दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि USA का ही है, ये दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि UK का है, ये तीसरे स्थान पर है। ये टॉप 3 स्टेट जो यूनिवर्सिटियां हैं इनको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। ये जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है ये 2008 से प्रकाशित हो रहा है। अब अगर ये पूछा जाए कि किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है तो आपका जवाब होगा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा इसको जारी किया जा रहा है। यदि ये पूछा जाए कि ये कौन सा संस्करण है तो आपका जवाब होगा ये 12वां संस्करण है। और इस बार कब जारी हुआ, तो ये 14 अक्टूबर 2021 को जारी हुआ रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। अब दूसरी बात क्या इसमें ध्यान देनी है कि इस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में 139 देशों में कानून के शासन का मूल्यांकन किया जाता है। और इसमें कितने संकेतक हैं, तो इसमें 44 संकेतक शामिल हैं। और कितने कारक हैं, तो आपका जवाब होगा 8 कारक शामिल हैं। अब ये 8 कारक कौन कौन से हैं, इनके नाम केवल सुन लीजिए। सरकारी शक्तियों पर अवरोध, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, आदेश व सुरक्षा, नियामक प्रवर्तन, नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय। ये 8 कारक हैं जिनके आधार पर यह सूचकांक तैयार हुआ। दूसरी बात, यदि हम इस सूचकांक में शीर्ष के टॉप 3 देशों की बात करें तो नंबर 1 पे डेनमार्क है, दूसरे नंबर पे नॉर्वे है, तीसरे नंबर पे फिनलैंड है। और यदि हम दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो इसमें भारत का
जो स्थान है दक्षिण एशियाई देशों में तीसरे स्थान पर है। और यदि हम ओवरऑल रैंकिंग में भारत के स्थान देखें तो भारत का स्थान 79वां है। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021। ये जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक है ये 4 संकेतकों पर आधारित है। कौन कौन से? अल्पपोषण, बाल दुबलापन, तीसरे पे है बाल ठिगनापन और चौथा है बाल मृत्यु दर। ठीक है, यानी ये 4 संकेतक हैं जिसके आधार पर वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 तैयार किया गया। और इसमें जो अंक दिया जाता है, यदि आपको 0 दिया गया इसका मतलब आपका अच्छा स्कोर है, और यदि आपको 100 दिया गया इसका मतलब आपका खराब स्कोर है। ठीक है, यानी कि आपके यहाँ भूखमरी बहुत ज्यादा है, खराब स्कोर का मतलब। दूसरी बात कि अगर ये देखा जाए कि ये रिपोर्ट कब जारी की गई और किसके द्वारा जारी की गई, तो याद रखिएगा वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो है ये 14 अक्टूबर 2021 को जारी की गई। और किसके द्वारा जारी की गई, तो आपका जवाब होगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेस्ट हंगर हेल्प द्वारा ये संयुक्त तौर पर जारी किया गया। कब? 14 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि ये जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक है ये 16वां संस्करण है 2021। दूसरी बात कि इस रिपोर्ट में संघर्ष की स्थिति में भूख और भोजन व्यवस्था ये विषय निर्धारित था। यानी अगर ये पूछा जाए कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक का विषय क्या निर्धारित था तो 2021 की रिपोर्ट का, तो आपका जवाब होगा संघर्ष की स्थिति में भूख और भोजन व्यवस्था। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, यदि आप क्षेत्रीय स्तर पर देखेंगे तो 2021 में विश्व में अफ्रीका, साउथ ऑफ द सहारा और दक्षिण एशिया ये भूखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। दूसरी बात कि यदि हम बात करें वैश्विक स्तर पर एकमात्र देश की जो भूखमरी की चरम भयानक स्थिति में, तो वो कौन सा नाम है? वो नाम है सोमालिया का। यानी सोमालिया जो है वैश्विक स्तर पर एकमात्र देश है जो भूखमरी की चरम भयावह स्थिति में। यदि हम भयावह स्थिति की बात करें तो 5 देश प्रमुख हैं, मेडागास्कर, यमन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भयावह स्थिति में। ठीक है, आगे देखिए, यदि हम बात करें कि अल्प पोषण में सर्वाधिक दर किसकी है, तो नाम आएगा सोमालिया की। यदि हम बात करें कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो ठिगनापन है वो कहां पर ज्यादा है, तो आपका जवाब होगा बुरुंडी में। और अगर हम ये कहें कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो दुबलापन है उसके मामले में सर्वोच्च स्थान पर कौन है, तो उसके मामले में सर्वोच्च स्थान पर भारत है। याद रखिएगा यहाँ पर प्रतिशत कितना है, 17.3%। यदि हम ये कहें कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु के मामले में तो नाइजीरिया और सोमालिया सर्वाधिक है। यदि हम वैश्विक भूखमरी सूचकांक में ओवरऑल दृष्टिकोण से भारत की रैंकिंग को देखें तो भारत की रैंकिंग 101 है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात यह है कि भारत का स्कोर या भूखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है, यानी जो 101 रैंक है ये भारत को गंभीर स्थिति प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे चरम भयावह स्थिति आपने पढ़ा था सोमालिया की, उसी प्रकार से भूखमरी की गंभीर स्थिति में भारत है। अगला देखिए, अगर हम 2020 में भारत की स्थिति को देखें तो भारत की रैंकिंग 94 थी और 2021 में कितनी हो गई, 101 हो गई। ठीक है, आगे देखिए, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। ये जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 है, अगर ये पूछा जाए कि किसके द्वारा जारी किया गया, तो आपका जवाब क्या होगा कि ये सूचकांक जो है ये लंदन में स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया और कॉर्टेवा एग्री साइंस द्वारा इसे प्रायोजित किया गया। ठीक है, यानी डिजाइन किसके द्वारा, तो लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा, और प्रायोजित किसके द्वारा, तो कॉर्टेवा एग्री साइंस द्वारा। दूसरी बात कि इस वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में क्या किया जाता है, तो ये विकसित और विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं और उसको प्रदर्शित करती है। ठीक है, और यदि ये पूछा जाए कि ये रिपोर्ट कब आई, तो 12 अक्टूबर 2021 को वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 जारी हुआ। इसमें 113 देश शामिल हैं और ये सूचकांक जो है 2021 का ये 10वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 10वां संस्करण है, और ये 4 स्तंभों पर आधारित है और इसमें कुल 113 देश शामिल हैं। अब ये समझ लीजिए कि इसमें 4 स्तंभ कौन है विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, तो नंबर 1 पर खाद्य सामर्थ्य है, दूसरे नंबर पे खाद्य उपलब्धता है, तीसरे नंबर पे गुणवत्ता और सुरक्षा है, और चौथे नंबर पे प्राकृतिक संसाधन और लचीलापन। यदि हम बात करें कि टॉप 3 देश कौन है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक के, तो आपका क्या जवाब होगा कि नंबर 1 पे आयरलैंड है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रिया है, तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि हम भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो जो भारत का स्कोर है
वो स्कोर की बात करें तो 57.2 है। यदि ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो भारत का 71वां स्थान है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में। कौन सा स्थान? 71वां, यानी 71। अगला देखिए, प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन। ये क्या है भाई? प्रकृति और लोगों के लिए जो उच्च आकांक्षा गठबंधन है, ये विश्व के 75 से अधिक देशों का एक अंतर सरकारी समूह है, ठीक है। और इस गठबंधन को 11 जनवरी 2021 को पेरिस में संपन्न हुए वन प्लैनेट समिट में लॉन्च किया गया, ठीक। तो याद रखिएगा, कई बार पूछता है कि इसको कब लॉन्च किया गया, तो पेरिस में लॉन्च किया गया। कब? 11 जनवरी 2021 को, ठीक है। और पेरिस में क्या हुआ था? तो वन प्लैनेट समिट हुआ था, उसी के दौरान प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन लॉन्च हुआ, ठीक है। इतनी बात को कोरिलेट करके आप याद रखिएगा। अगला है कि 7 अक्टूबर 2021 को ये प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन रिपोर्ट आई, और इसमें भारत इस गठबंधन में शामिल होने वाला ब्रिक्स समूह का पहला देश है, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? दूसरी बात आपको यह याद रखनी है कि इसने प्रजातियों के तीव्र क्षरण को रोकना और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने के लिए ये गठबंधन शामिल है, ठीक है। यानी इस गठबंधन में प्रकृति और लोगों के लिए एक वैश्विक समझौते का समर्थन करता है, ठीक है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस गठबंधन ने 30x30 का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब ये 30x30 का लक्ष्य क्या है? 2030 तक विश्व की न्यूनतम 30% भूमि और महासागर के संरक्षण से इसका संबंध है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि 30x30 का लक्ष्य किस गठबंधन से, तो आपका जवाब होगा प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन के तहत 30x30 का लक्ष्य घोषित किया गया था, ठीक है। दूसरी बात कि कोस्टारिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम इस गठबंधन के सह अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला है नोबेल पुरस्कार 2021। याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 1833 को स्कॉट होम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक और उद्यमी, जिनका नाम क्या है? अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के नाम के आधार पर नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई। ये नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। दूसरी बात कि अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में उल्लेखित उनकी इच्छा के अनुसार वर्ष 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई, और इस नोबेल फाउंडेशन द्वारा भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रदान किया जा रहा है। अभी हम लोग नोबेल पुरस्कार के थोड़े सा बैकग्राउंड को देख रहे हैं, ठीक है। यदि हम इसमें, आपने देखा होगा कि इसमें अर्थशास्त्र का नोबेल शामिल नहीं है। ये जो अर्थशास्त्र का नोबेल है, ये इसकी स्थापना स्वेरिजेस रिस्क बैंक, जो कि स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक है, इसके द्वारा 1968 में किया गया। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 यानी 1969 में प्रदान किया गया, और बाकी पुरस्कार कब से प्रदान किए जा रहे हैं? 1901 से। ये भी अंतर आपको याद होना चाहिए। अब आइए जरा इस बार की नोबेल पुरस्कार 2021 को, ये अक्टूबर 2021 में जारी हुआ। सबसे पहला ही समझ लीजिए अर्थशास्त्र का नोबेल। जो अर्थशास्त्र का नोबेल है, ये 11 अक्टूबर 2021 को स्कॉटहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2021 में जारी किया गया। अब बात आती है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये पुरस्कार, जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है, ये 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया संयुक्त रूप से। किसको किसको? पहला नाम है डेविड कार्ड का, ये कनाडा अमेरिकन, और दूसरा नाम है जोशुआ डी एंग्रिस्ट का, ये इजराइल अमेरिका, और तीसरा नाम है गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। ये जो गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस हैं, ये नीदरलैंड और अमेरिका, यानी कि ये 3 अर्थशास्त्रियों को ये दिया गया। याद रखिएगा किसको किसको, रिपीट कर दे रहा हूँ, डेविड कार्ड को, जोशुआ डी एंग्रिस्ट को और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को। याद रखिएगा जो डेविड कार्ड हैं, इनको श्रम अर्थशास्त्र के उनके प्रयोग सिद्ध के लिए ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए, कई बार अब परीक्षाओं में नाम और उनके देश से हटकर ये पूछा जाता है कि इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया था, तो इनको मिला था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो डेविड कार्ड को तो श्रम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने के लिए, वहीं जोशुआ डी एंग्रिस्ट को और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंसन को संबंधों के विश्लेषण और उनके प्रणालीगत योगदान के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा अब आपको। दूसरा देखिए, नोबेल पुरस्कार शांति के लिए। ये पुरस्कार 8 अक्टूबर 2021 को ओस्लो, नॉर्वे में द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा प्रदान किया गया। अब ये किसको दिया गया? तो ये 2 लोगों को दिया गया। पहला है मारिया रेसा, ये जो मारिया रेसा है ये फिलीपींस के हैं, और दूसरा नाम है दिमित्री मुरातोव, ये कहाँ की हैं? ये रूस की हैं। इन दोनों लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इनके प्रयासों के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। मारिया रेसा फिलीपींस और दिमित्री मुरातोव रूस को।
दूसरी बात याद रखिएगा कि 2012 में मारिया रेसा ने खोजी पत्रकारिता के लिए रैपलर नामक एक डिजिटल मीडिया कंपनी की भी स्थापना की थी। दूसरी बात कि 1993 में दिमित्री मुरातोव ने नोवाया गजेटा नामक एक स्वतंत्र रूसी समाचार पत्र का भी संपादन यानी उसकी स्थापना की थी। ये याद रखिएगा। अगला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 7 अक्टूबर 2021 को स्कॉटहोम में द स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया गया। और ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, जो कि तंजानिया, इंग्लैंड, इनको प्रदान किया गया। ये पुरस्कार उनको उपनिवेशवाद में प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच फंसे शरणार्थियों के भविष्य के स्पष्ट और करुणामय चित्रण के लिए दिया गया। किसको? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। अगर थोड़ा शॉर्ट में इसको समझिए तो ये मेन ये समझिएगा कि ये जो फंसे हुए शरणार्थी थे, ये इनके संकट के चित्रण के लिए, इनको उनके विचार के लिए, उनकी समस्याओं को उजागर करने के लिए इनको दिया गया अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार। दूसरी बात याद रखिएगा कि यदि हम अब्दुल रज्जाक गुरनाह के अंग्रेजी में लिखित प्रथम उपन्यास को देखें तो उसका नाम क्या है? मेमोरी ऑफ डिपार्चर। ये जो मेमोरी ऑफ डिपार्चर है, इसका संबंध किससे है? अब्दुल रज्जाक के गुरनाह का अंग्रेजी में लिखित प्रथम उपन्यास है। यदि हम अब्दुल रज्जाक गुरनाह के अन्य उपन्यास को देखें तो जैसे पिलग्रिम्स वे, डॉटी, पैराडाइज, एडमायरिंग साइलेंस, वाई द सी, डेजर्सन, लास्ट गिफ्ट, ग्रेवल हार्ट और आफ्टर लाइव्स जो 2020 में है, ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है, यानी उपन्यास है। अगला देखिए, अगला है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। जो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है, ये 6 अक्टूबर 2021 को स्कॉटहोम स्वीडन में दिया गया। ये द रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंसेज द्वारा दिया गया। दूसरी बात है कि ये पुरस्कार जो है, ये बेंजामिन लिस्ट को, जो कि जर्मनी से हैं, और डेविड मैकमिलन को, जो कि ब्रिटिश अमेरिकी हैं, इनको संयुक्त तौर पर दिया गया। यानी रसायन का किसको दिया गया? बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। और ये पुरस्कार इनको असीमित ऑर्गेनोमेटिलिसिस के लिए, विकास के लिए इनको दिया गया। किसको? इन दोनों वैज्ञानिक को, जिसका नाम है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो असीमित ऑर्गेनो कैटालिसिस है, ये ऑर्गेनो कैटालिसिस जो है, ये एक आणविक निर्माण का एक नया और सरल सटीक साधन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देख लीजिए, अगला है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। ये जो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार है, ये 5 अक्टूबर 2021 को स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया गया। और ये पुरस्कार जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने के योगदान के लिए कुल 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। पहला नाम देखेंगे स्यूकुरो मनावे को। ये स्यूकुरो मनावे जो हैं, ये जापानी मूल के अमेरिकी हैं। वहीं दूसरा नाम है क्लॉस हैसलमैन का, जो कि जर्मनी के हैं। इनको पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग और वैश्विक तापमान के पूर्वानुमान और उनकी परिवर्तनशीलता के मापन के लिए ये भौतिक का नोबेल 2021 दिया गया। याद रखिएगा कि ये जो 2 वैज्ञानिक हैं, ठीक है, इन दोनों वैज्ञानिक को कुल 10 मिलियन स्वीडिश डोनर का आधा हिस्सा दिया जाएगा, यानी प्रत्येक को 1/4 मिलेगा। और वहीं भौतिक का नोबेल का जो दूसरा हिस्सा है, ये जॉर्जियो पारिसी, जो कि इटली के हैं, इनको प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो भौतिक का नोबेल है, ये टोटल कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को। 2 को आपने देख लिया, तीसरा नाम क्या है? जॉर्जियो पारिसी, जो कि इटली के हैं। इनको दूसरा आधा हिस्सा दिया जाएगा, यानी इनको 1/2 हिस्सा मिलेगा। इन्होंने परमाणु से ग्रही पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर खोज की। किसने? जॉर्जियो पारिसी, जो कि इटली के हैं, इसलिए इनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021। ये जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 है, ये 4 अक्टूबर को प्रदान किया गया। दूसरी बात कि ये 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त तौर पर दिया गया। पहला नाम है डेविड जूलियस का, जो कि अमेरिकी के हैं, और दूसरा नाम है आर्डम पाटापोसियन। क्या नाम है दूसरा? आर्डम पाटापोसियन। ये लेबनान में जन्मे अमेरिकी हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों ने तापमान और स्पर्श हुए हेतु ग्राहियों की खोज की थी, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। यानी कि जो तापमान और स्पर्श हेतु ग्राहियों की बात कर रहे हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज की थी, इसलिए इनको चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको? डेविड जूलियस को और आर्डम पाटापोसियन को। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो डेविड जूलियस और आर्डम पाटापोसियन है, ये सोमैटोसेंसस नामक क्षेत्र पर इनका काम केंद्रित है, ठीक है। किस पर केंद्रित है? सोमैटोसेंससन पर, ठीक है। अगला देखिए, भारत में शिक्षा की स्थिति पर यूनेस्को की रिपोर्ट। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को 2021 में
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको आप यूनेस्को के नाम से जानते हैं, इन्होंने भारत में शिक्षा की स्थिति पर एक रिपोर्ट दी। उसका शीर्षक क्या था? नो टीचर नो क्लास। ये शीर्षक याद रखिएगा। दूसरी बात कि ये रिपोर्ट जो है ये तीसरा संस्करण है और इस रिपोर्ट में श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19 और एकीकृत जिला सूचना प्रणाली 18-19 के आंकड़े पर इसको आधारित रखा गया है। दूसरी बात, इस रिपोर्ट में बताया गया कि यदि कुल स्कूलों की तुलना में एकल शिक्षक स्कूल को देखा जाए तो इनकी सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर तेलंगाना, जहां पर सिंगल टीचर स्कूल है। नंबर 1 पे कौन आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पे गोवा और तीसरे पे तेलंगाना। यदि हम सर्वाधिक महिला शिक्षक की बात करें तो वो सबसे ज्यादा चंडीगढ़ में है, फिर गोवा में है, फिर केरल में है। यदि हम न्यूनतम महिला शिक्षक की बात करें तो वो त्रिपुरा में सबसे न्यूनतम है, फिर असम में, फिर झारखंड और फिर राजस्थान में। यदि हम प्राथमिक विद्यालय में सकल नामांकन की बात करें तो 2001 के 81.6% से बढ़कर 2018-19 में 93.03 हो गया और वर्ष 2019-20 में ये 102.1% हो गया। कहां पर? प्राथमिक विद्यालय में सकल नामांकन के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगला देखिए। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। ये जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 है, ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको आप WIPO के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा पर्टुलेंस इंस्टीट्यूट और विभिन्न कारपोरेट और कुछ अकादमिक नेटवर्क भागीदारों के द्वारा और GII सलाहकारी बोर्ड की साझेदारी के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, और मुख्य तौर पर यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया और बाकी लोगों की मदद ली गई थी। ठीक है, और ये कब जारी किया गया वैश्विक नवाचार सूचकांक? तो आपका जवाब होगा 20 सितंबर 2021 को। ये कौन सा संस्करण है? तो ये 14वां संस्करण है। दूसरी बात कि यदि हम 2021 में केंद्रीय विषय की बात करें वैश्विक नवाचार सूचकांक के, तो आपका जवाब होगा कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना। ठीक है, इसमें 132 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो कि 81 विभिन्न संकेतकों के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। और एक बात और याद रखिएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में लगातार 11वें वर्ष स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। और यदि हम वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत जो है 2 स्थानों का सुधार करके 46वें स्थान पर आ गया, यानी 46 स्थान पर आ गया। यदि हम मध्य और दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत शीर्ष नवाचारी देश है, यानी मध्य और दक्षिण एशिया में सबसे नंबर 1 पर है भारत नवाचार के क्षेत्र में। दूसरी बात, यदि हम निम्न आय के समूह देशों में भारत को देखें तो इसकी दूसरी रैंक जो है मिली है, और पहली रैंक किसकी है? तो पहली रैंक वियतनाम की है। ठीक है, दूसरी बात कि यदि बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई को देखें तो ये शीर्ष 10 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में शामिल हैं। कौन कौन से? बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई। दूसरी बात, यदि हम वैश्विक सूचकांक 2021 में देखें तो अंगोला को सबसे अंतिम स्थान कौन सा? 132वां स्थान मिला है। यदि हम शीर्ष स्थान की बात करें तो नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पे स्वीडन है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। और भारत का कौन सा स्थान है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में? तो याद रखिएगा 46वां स्थान है। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोग दूसरे पार्ट को यही कंप्लीट करते हैं। कल तीसरे पार्ट में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार हम लोग करंट अफेयर्स के 2 जो कोर पार्ट है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उसको कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश कवर हो चुका है, वन लाइनर कवर हो चुका है, चर्चित व्यक्ति कवर हो चुके हैं, और कल आप लोगों ने परियोजनाओं को भी देख लिया, यानी योजना और परियोजना जो कि पुरानी और नई है, ये दोनों फिनिश हो चुकी हैं। इस प्रकार हम लोग एक एक करके सभी पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। निरंतर आप लोग इसको जारी रखिए। आप सभी को बहुत बहुत